वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस हर मतलब एग्जाम में हर एक बार एक ना एक क्वेश्चन से आता है, ये वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है मैक्सिमम टाइम पे, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो इसमें आज हम क्या करेंगे, थ्योरी एंड क्वेश्चन दोनों की ही प्रैक्टिस करेंगे। हम पहले तो थ्योरी पढ़ेंगे, देन हम उससे क्वेश्चंस भी लेके आए हैं आज की वीडियो में। तो उससे हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि हमने कितने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो फर्स्टली हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि प्रिवेंशन क्या होता है, देन डिफिनीशन उसकी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन के चारों जो हमारे हैं, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। देन लास्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ट्रीटमेंट से अच्छा है कि हम प्रिवेंशन को प्रायोरिटी दें। अगर हम डिसीज़ होने से पहले ही उसे प्रिवेंट कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, यहाँ कि हम जाएँ किसी डॉक्टर के पास उसको क्योर करवाने। क्योर मतलब ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब हम आगे बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे फर्स्टली कि प्रिवेंशन क्या होता है। तो प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन इज द एक्शन एम्ड एट इरेडिकेटिंग, इलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसीज एंड डिसेबिलिटी। प्रिवेंशन क्या है? एक एक्शन है जो कि इरेडिकेट कर रहा है या इलिमिनेट। इरेडिकेट एंड इलिमिनेट मीन्स सेम चीज़ें होती हैं, ख़त्म करना। एंड मिनिमाइज़ कर रहे हैं कि जो रिस्क फैक्टर हैं डिसीज़ के, उनको हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, उस एक्शन को हम प्रिवेंशन कहते हैं। अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो प्रिवेंशन क्या है कि कोई चीज़ होने से पहले ही हम उसको ख़त्म कर दें, जिसकी वजह से वो हो रही है हम उसको ख़त्म कर दें, उसे हम प्रिवेंशन बोलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि हमारे लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमारे पास 4 लेवल होते हैं इसमें। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो इसे मेनली 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट हमारा होता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि प्रीमोर्डियल मतलब पहले ही स्टेज में, मतलब जब हमें रिस्क भी नहीं है उस चीज़ से, तभी हम उसे प्रिवेंट कर रहे हैं। सेकंड हमारा होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम रिस्क को देखते हैं। देन आता है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को, जैसे जिसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं उसे हम डायग्नोस करते हैं ना, उसके ट्रीटमेंट करते हैं। एंड आता है हमारा फोर्थ वन इज टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन हमारा क्या होता है, जिसमें कि हम प्रॉपर, जिसको हमने, जो पेशेंट है हमारा, उसको कोई क्रॉनिक डिसीज़ हुई थी, उसे हम रिहैबिलिटेट करते हैं, उसे उसकी पुराने कंडीशंस में लेके आते हैं। एंड उसकी डिसेबिलिटी जो हुई है, डिसेबिलिटी क्या होती है, जो डिसीज़ की वजह से उसकी बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी उसमें कोई आ, उसको एबनॉर्मलिटी आना बोल सकते हैं, कि वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को नहीं कर पाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिसेबिलिटी। तो जो टर्सरी प्रिवेंशन होता है, यहाँ पे हम पेशेंट को रिहैबिलिटेट करते हैं और उसकी डिसेबिलिटी को लिमिटेड करते हैं। अब आगे हम बात करें अगर लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, तो हमारे कुछ फेजेस होते हैं। जैसे हमने बात की 4 क्लासेस की, तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, हमारा क्या फेज होता है कि अंडरलाइंग कंडीशन लीडिंग टू कॉज, मतलब जो ऐसी कंडीशन जो उस चीज़ को कॉज कर सकती हैं, उस फेज में हम ट्रीट करते हैं। इसमें हम टोटल पॉपुलेशन को कवर करते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम किसे टारगेट करते हैं। प्राइमरी एंड जो हमारा प्रीमोर्डियल, हमें याद रखना है कि इसमें हम टोटल पॉपुलेशन को कवर करते हैं। देन हमारा जो सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रिवेंशन होता है, इसमें हम पेशेंट को टारगेट करते हैं। मतलब इन दोनों कंडीशंस में, सेकेंडरी एंड टर्सरी में, इंडिविजुअल जो है वो डिसीज से अफेक्ट हो चुका है, जबकि प्रीमोर्डियल एंड प्राइमरी में वो अफेक्ट नहीं हुआ, उसके पहले हम उसको प्रिवेंट कर देना है। अब हम बात करें इसके फेजेस की, तो फर्स्ट फेज था कि कोई चीज़ हो जिसकी वजह से हो रही है, उसकी कॉज को हम ट्रीट करें। प्राइमरी में स्पेसिफिक जो कैजुअल फैक्टर्स, मतलब जो स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए हैं, उन्हें हम ट्रीट करेंगे। सेकेंडरी में हम अर्ली स्टेज है, मतलब डिसीज़ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ हम पेशेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो अर्ली स्टेज ऑफ डिसीज़ है, मतलब डिसीज़ हो चुकी है पेशेंट को, बट वो भी प्राइमरी स्टेज में है। एंड टर्सरी लेट स्टेज ऑफ डिसीज़, पेशेंट को क्रॉनिक इलनेस में हो जा चुका है, तो वो हमारे होता है थर्ड लेवल का, टर्सरी लेवल का। अब हम बात करें प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन की, कि प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है। तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन इज डिफाइंड एज प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर देमसेल्फ। हम खुद को प्रिवेंट कर रहे हैं रिस्क फैक्टर से, उसे हम
प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग द चेंज इन सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन इन विच दीज फैक्टर्स आर ऑब्जर्व टू डेवलप एंड कंटिन्यू फॉर हाई रिस्क चिल्ड्रन एडोलसेंट एंड यंग एडल्ट्स। मतलब ऐसे लोग जो कि उसकी वजह से बीमार हो सकते हैं, मतलब रिस्क फैक्टर जो चीज़ें हैं तो उन्हें ही हम बिगनिंग स्टेज में अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर लें, इन्वायरमेंट को चेंज कर लें या सोशल जो हमारी चीज़ें हैं उन्हें हम चेंज कर लें। तो इनमें हम मेनली किसे फोकस करते हैं, इसके अंडर जो प्री मॉडल होता है इनमें चिल्ड्रंस एडोलसेंट यंग एडल्ट इन सबको हम अपने टारगेट पे रखते हैं। इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ द emergence or development of risk factor in countries or population group in which they have not appeared। ये क्या है, एक एमरजेंस या डेवलपमेंट है जहाँ पे हम रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब रिस्क फैक्टर हो ही ना उसके पहले हम प्रिवेंट कर देना है, ऐसे लोगों में कर रहे हैं जिनमें अभी कोई डिसीज़ नहीं है। तो ये लाइन जो एमरजेंस की लाइन है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्री मॉडल प्रिवेंशन में। तो प्री मॉडल प्रिवेंशन में हम क्या चीज़ें ले सकते हैं, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में जैसे हम किसी की हैबिट्स को मॉडिफाई करें, किसी को हेल्दी डाइट के बारे में अवेयर करें, ये सारे हमारे प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है, मतलब रिस्क होने के पहले ही हम प्रिवेंट करें वो हमारे प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है। अब अगर आगे हम बात करें तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन ए रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट इज रिसीविंग स्पेशल अटेंशन स्पेशल अटेंशन इन प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिसीज। एक स्पेशल अटेंशन होता है कि क्रॉनिक डिसीज से हम प्रिवेंट हो पाए। फॉर एग्जाम्पल में मैनी एडल्ट हेल्थ प्रॉब्लम, एग्जाम्पल ओबेसिटी, बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पे अगर हम बात करें जो एडल्ट हैं उनमें ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन देखने को मिलते हैं। तो हैव देयर अर्ली ऑरिजिन इन चाइल्डहुड बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन लाइफ स्टाइल आर फॉर्म। एज लाइक अगर हम बात करें तो जो बचपन होता है वो ही हमारी लाइफ का स्टार्टिंग फेज़ होता है जहाँ से हमारी फूड हैबिट्स, ये बहुत सारी हैबिट्स हम गेन करते हैं। तो अगर हम वहीं अपनी चीज़ों को मॉडिफाई कर लें, लाइफ को फॉर्म कर लें, तो फिर हमें ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं ओबेसिटी या हाइपरटेंशन जो हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं तो वो नहीं होंगे। तो इसका मतलब कि हमने रिस्क होने से पहले ही, हमें ओबेसिटी नहीं हुई है, हमारे अंदर उसके कोई सिम्टम्स नहीं, उसके पहले ही हमने खुद को मॉडिफाई कर लिया। फॉर एग्जाम्पल में जैसे स्मोकिंग, ईटिंग पैटर्न, फिजिकल एक्सरसाइज, हमें पता है स्मोकिंग करने से हमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ईटिंग पैटर्न हमारी क्या क्या हमारे अंदर डिसीज़ कॉज कर सकता है, फिजिकल एक्सरसाइज कितनी हमारे लिए नीडेड है। तो ये सारे हमारे प्री मॉडल प्रिवेंशन के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब डिसीज़ हुई नहीं उसके पहले प्रिवेंट। प्री मॉडल प्रिवेंशन बिगिन इन चाइल्डहुड। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन जो है ये चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है व्हेन हेल्थ रिस्क बिहेवियर बिगिंस, जहाँ से हमारे रिस्क स्टार्ट होंगे। पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट इन इम्पैक्टिंग हेल्थ एजुकेशन टू चिल्ड्रन। हमारे क्योंकि चाइल्डहुड स्टेज में हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जो चाइल्ड के आसपास के लोग होते हैं वो इसमें एक मेन रोल प्ले करते हैं। मेन इंटरवेंशन की बात करें प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के तो इसमें मास एजुकेशन होता है। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी हमारे नेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑन द न्यूट्रिशनल बेसिस पे आ रहे हैं वो सारे ही हमारे आ रहे हैं प्री मॉडल प्रिवेंशन के अंदर। क्यों आएंगे प्री मॉडल, क्योंकि वो ओवर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन को कम करने पे फोकस कर रहे हैं, और फोकस कब कर रहे हैं जब वो हुआ नहीं है उसके पहले, उसमें रिस्क भी नहीं आई है। कम्प्रीहेंसिव पॉलिसीज टू डिस्करेज स्मोकिंग, स्मोकिंग को डिस्करेज करने के लिए जो जो हमारे कम्प्रीहेंसिव आ रही हैं पॉलिसीज़, प्रोग्राम जो आ रहे हैं हमारे फिजिकल एक्टिविटी पे एंड चैलेंज चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं प्री मॉडल प्रिवेंशन के। अब हम बात करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइन एज द एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिसीज। मतलब यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर जो हमारे डिसीज़ है उसके लिए हेल्थ को अपने प्रमोट करें, प्रिवेंट करें। तो ये डिसीज़ होने के पहले की कंडीशन है और वो रिस्क होने के पहले की कंडीशन थी, तो दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ये क्या है, एक्शन टेकन प्रायर द ऑनसेट ऑफ डिसीज विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट द डिसीज विल एवर अकर। ये उस पॉसिबिलिटी को ही ख़त्म करेगी जिससे की वजह से डिसीज़ हो सकती है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम 2 चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन जो होता है उसमें हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो होता है इसमें हम इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन सपोर्ट, ये सारी चीज़ें देते हैं। अब अगर हम बात करें इसके दोनों जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है हेल्थ प्रमोशन एंड सेकंड है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन में हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं पेशेंट को। हेल्थ एजुकेशन में एज लाइक हम उसको बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी किस वजह से होती है,
उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, उसके अकॉर्डिंग, ये सारे हमारे हेल्थ एजुकेशन में आएँगे। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन भी हमारा हेल्थ प्रमोशन है। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, लाइफ़स्टाइल एंड बिहेवियर चेंज। इम्यूनाइज़ेशन जैसे मैंने बताया स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आएगा, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कीमोप्रोफाइलैक्सिस, यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट जैसे विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस जो है, ये सारे जो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स हैं उनके लिए। सेफ्टी ऑफ ड्रग एंड फूड्स एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल हजार्ड जैसे एयर पॉल्यूशन, तो ये सारे हमारे स्पेसिफिक प्रमोशन प्रोटेक्शंस हैं। अब हम बात करें हेल्थ प्रमोशन की, तो हेल्थ प्रमोशन में क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर द डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड देयर बाय इम्प्रूव देयर हेल्थ। डिटर्मिनेंट जो हैं, जो हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल हम करेंगे। हेल्थ प्रमोशन क्या है, टूवर्ड स्ट्रेंथिंग द हॉस्ट, जो हॉस्ट की बॉडी है, जैसे हॉस्ट एजेंट और इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी डिसीज़ की प्रोसेस में। तो हॉस्ट जो होते ही वो किसी की बॉडी होती है जहाँ पे कोई एजेंट आके अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे हम हॉस्ट को ही स्ट्रेंथ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हेल्थ प्रमोशन में। मेन एम हेल्थ प्रमोशन का हमारा क्या होता है कि हम पीपल को इंक्रीज करें कि वो अपनी हेल्दी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें और डिसीज़ को कैसे कंट्रोल करें, ये हमारा हेल्थ प्रमोशन होता है। एम की अगर हम बात करें कि हेल्थ प्रमोशन के हमारे एम क्या क्या हैं, तो हेल्थ प्रमोशन का एम हमारा है हेल्थ एजुकेशन देना, एनवायरनमेंट की मॉडिफिकेशन, बिहेवियर को चेंज करना, लाइफ स्टाइल को चेंज करना, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। बिहेवियर चेंज हमारा क्या हो सकता है, एज लाइक स्मोकिंग। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन के हमारे आसपास का वातावरण। लाइफ स्टाइल चेंज क्या हो सकता है, हमारे डेली हैबिट्स एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, हमारे न्यूट्रिएंट को लेके जो हमारे हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड हैं या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारे। अब बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन क्या है, तो हेल्थ एजुकेशन टू इम्प्रूव हेल्दी हैबिट्स एंड हेल्थ कॉन्शियसनेस इन द कम्युनिटी। हेल्थ एजुकेशन क्या है कि हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या करना है, हेल्दी रखने के लिए खुद को, खुद की हेल्दी हैबिट्स हमारी क्या क्या हैं, और हेल्थ को लेके हम कितने कॉन्शियस हैं। क्योंकि आजकल की जो कम्युनिटी है वो अपने हेल्थ को लेके बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। वो सोचती है कि जब कोई डिसीज़ होगी तब देखा जाएगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले से ही प्रीमोइडल एंड प्राइमरी प्रिवेंशन के लेवल में होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिटी, कम्युनिटी के लिए एक न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारे पास कि कम्युनिटी में अगर माल न्यूट्रिशन हो रहा है, ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है, तो हमें कैसे लोगों को बताना है। हेल्थफुल फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे कि हाउसिंग, वाटर सप्लाई, ये सारी जो हमारा डिस्पोजल है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी वजह से भी हम बीमार होते हैं। गुड वर्किंग कंडीशन, जो हमारी वर्किंग कंडीशन है वो गुड होनी चाहिए। एंड पीरियोडिक सेलेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ रिस्क पॉपुलेशन, जो सिलेक्टिव लोग हैं जिनमें हमें रिस्क की चांसेस देखने को मिल सकते हैं, उन्हें हमें लेके जाना है सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरफ, उन्हें डायग्नोज भी करना है। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमें पता है कि क्या करना है। हम किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीज़ हो, जैसे कि हम इम्यूनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए इम्यूनाइज करते हैं, वैक्सीन देते हैं, जैसे कि बीसीजी, तो वहाँ पे हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए इंडिविजुअल को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी को फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें क्या होता है, एफर्ट डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज़। स्पेसिफिक डिसीज़ के अगेंस्ट जो हम प्रोटेक्शन करते हैं उसे हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। द प्रोविजन ऑफ कंडीशन फॉर नॉर्मल मेंटल एंड फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग and in the group, it include the promotion of health, prevention of sickness and care of individuals। इसमें हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस करते हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ करते हैं, केयर करते हैं इंडिविजुअल की, तो ये हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। इसमें हमने दो ही चीज़ों की बात की है, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन हम अलग अलग वे में कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन देके, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देके, ये सारे हमारे हेल्थ प्रमोशन थे। यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए हम पेशेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब इसका एम हमारा क्या है, या ये कैसे कैसे हम करेंगे, इंटरवेंशन के थ्रू। इम्यूनाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, वहाँ पे हम टोटल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रहे थे, यहाँ पे हम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। कीमो प्रोफाइलैक्सिस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होते हैं, जो हमें वर्किंग एरिया में जो हमें हजार्डस मतलब हार्मफुल जो हमारे लिए होती हैं वो चीज़ें, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स के अगेंस्ट जो हमारा प्रोटेक्शन होता है, एज लाइक कि हम हेलमेट यूज़ करें, बेल्ट्स का यूज़ करें, जब भी हम ड्राइव करें, तो वो सारे हमारे आते हैं
प्राइमरी प्रिवेंशन में, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से प्रिवेंशन में कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे कि स्मोकिंग एंड पूछ लिया जाता है आपसे कि हेलमेट का यूज़, तो दोनों में से कौन सा प्राइमरी प्रिवेंशन है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन ये है हमारा हेलमेट का यूज़, एंड प्री मॉडल प्रिवेंशन हमारा है स्मोकिंग। कंट्रोल ऑफ जनरल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना, एंड अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस, अगर हमें किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसे अवॉइड करना, ये सारे हमारे एम है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन जैसे BCG, DPT, MMR वैक्सीन, ये सारी कीमो प्रोफाइलैक्सिस जो लेप्रोसी के लिए हमें मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि क्लोरोक्विनोन मलेरिया के लिए, टेट्रासाइक्लिन फॉर क्लोरिन, मतलब किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए जो हमें दी जाती है, डेप्सॉन फॉर, ये सारी लेप्रोसी के लिए। तो जो पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए हमें कोई कीमो रिलेटेड जो ड्रग्स दी जाती हैं। यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में पर्टिकुलर जैसे विटामिन ए चिल्ड्रंस के लिए, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट, यूज़ ऑफ हेलमेट जैसे मैंने बताया, सीट बेल्ट आपको बताया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एयर पॉल्यूशन, ये सारे हमारे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन की। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज एन एक्शन विच हॉट द प्रोग्रेस ऑफ ए डिसीज एट इट्स इंसिपिडेंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ये क्या है? हमारा एक एक्शन है जिसमें किसी को कोई चीज़ हो तो चुकी है बट वो अभी इनिशियल स्टेज में है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब इसमें हम अगर बात करें तो हमारे पास मेनली दो चीज़ देखने को मिलती है, एक होता है अर्ली डायग्नोसिस और दूसरा होता है हमारा ट्रीटमेंट। मेन इसमें अगर बात करें तो दो ही चीज़ें होती हैं, बट तीसरा भी हम ऐड कर सकते हैं, रेफरल। अब अर्ली डायग्नोसिस में जितने भी हमारे डायग्नोसिस आते हैं, वो कोई भी डायग्नोसिस हो वो हमारे सेकेंडरी प्रिवेंशन में ही आएंगे। वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो, पैप स्मीयर टेस्ट हो, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन हो, स्क्रीनिंग टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो हमारा, वो अर्ली डायग्नोसिस के अंडर ही कंसिडर होता है। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन अगर हम और डिस्कस करें तो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? अटेम्प्ट टू अरेस्ट द डिसीज प्रोसेस को अरेस्ट करना, रिस्टोर करना हेल्थ को अपनी, एंड अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज या ट्रीट करना इट बिफोर इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंज टेक प्लेस एंड रिवर्सिबल कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिसीज। कुछ कुछ डिसीज़ जो होती है उसकी मेनली दो कंडीशंस होती है, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि जो पेशेंट है वो रिकवर हो सकता है, इरिवर्सिबल मतलब अब दोबारा वो उस कंडीशन में नहीं आ सकता है। तो इसके पहले कि पेशेंट जो है वो इरिवर्सिबल कंडीशन में जाए, हमें उसे प्रिवेंट करना है। ये हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन का मेन एम है। हमें रिस्टोर करना है पेशेंट की हेल्थ को, उसकी डिसीज़ प्रोसेस को हमें अरेस्ट करना है, एंड उसके इरिवर्सिबल कंडीशन में जाने से पहले ही उसे हमें रोकना है। इट प्रोटेक्ट अदर इन द कम्युनिटी फ्रॉम एक्वायरिंग द इन्फेक्शन एंड डस प्रोवाइड एट वन सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर द इन्फेक्टेड वन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर देयर पोटेंशियल कॉन्टैक्ट। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? इन्फेक्टेड वंस के लिए है, जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन पोटेंशियल कॉन्टैक्ट के लिए है। तो ये हमारा है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स के इसके कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सेकेंडरी प्रिवेंशन के, तो कंप्लीट क्योर एंड प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़, पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट करना और उसके प्रोग्रेशन को, मतलब जो हमारी डिसीज़ हमारे अंदर अकर हो रही है वो और प्रोग्रेस ना हो उसको प्रिवेंट करना। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज़, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, बाई क्यूरिंग ऑल नन केसेस, जितने भी हमें तरीके पता हैं ट्रीटमेंट के वो सारे करके हम डिसीज़ के स्प्रेड को बॉडी में रोकते हैं। तो प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन है सीक्वल ऑफ डिसीज़, प्रिवेंट करेंगे कोई कम्युनिकेशन ना हो और उसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी ना हो, क्योंकि ये अभी हमारी प्राइमरी स्टेज है या इनिशियल स्टेज है डिसीज़ की। अब हम अगर बात करें अर्ली डायग्नोसिस की, तो अर्ली डायग्नोसिस हमारा क्या होता है? द डिसीज कॉम्प्लिकेशन कैन बी प्रिवेंटेड एंड हेल्थ कैन बी रिस्टोर्ड बाय डायग्नोसिंग द डिसीज एट इट अर्ली स्टेज बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडेड। अर्ली स्टेज में ही अगर हम ट्रीट कर पाएंगे तो एडिक्वेट ट्रीटमेंट दे पाएंगे पेशेंट को, जैसे उसको नीडेड है, जिस तरह की, जैसे अगर हमने डायग्नोस ही नहीं कर पाए हम कि कौन सी डिसीज़ हो रही है, तो हमें ना पता चलेगा डिसीज़ के बारे में, ना हम उसे ट्रीट कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने उसे इनिशियल कंडीशन में डायग्नोस कर लिया और उसे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दें ना, तो मे बी पेशेंट जो है हमारा वो जल्दी रिकवर हो सकता है। तो इसका हमारा एम क्या होता है? हम अरेस्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं डिसीज़ प्रोसेस को, जो अर्ली डायग्नोस होता है, रिस्टोर करते हैं हम हेल्थ को, मतलब जो हेल्दी पर्सन था उसको हम दोबारा से उसकी कंडीशन में लाते हैं, हम ट्रीट करते हैं डिसीज़ को इसके पहले कि वो इरिवर्सिबल कंडीशन में जाए, एंड रिवर्स करते हैं कम्युनिकेबल ऑफ इन्फेक्शन को, कि जो कम्युनिकेबिलिटी है इन्फेक्शन की वो और लोगों तक ना पहुँचे। अब इसमें हमारा क्या क्या होता है? स्क्रीनिंग, कोई भी टेस्ट हमारी आएंगी वो इसी के अंदर आएंगी। अब
फिर जो इसमें हमारा सेकंड आता है वो आता है हमारा ट्रीटमेंट। फर्स्ट हमारा क्या था, डायग्नोसिस, सेकंड है हमारा ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट हम जुवेनाइल मास ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को, सेलेक्टिव मास ट्रीटमेंट, टोटल मास ट्रीटमेंट, मतलब जिस टाइप की ट्रीटमेंट की उसको नीड है उस टाइप की ट्रीटमेंट हम उसे प्रोवाइड करवाएंगे डिसीज़ के अकॉर्डिंग, कि नेचर ऑफ डिसीज़ क्या है, उसकी इंसिडेंस रेट क्या है डिसीज़ की। तो ये 2 चीज़ें हमारी आती हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या-क्या चीज़ें आएँगी हमारी, अर्ली डायग्नोसिस एंड मास ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे टर्सरी ट्रीटमेंट। अब जैसे हमने बात की प्रीमोर्डियल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्रीमोर्डियल में हमें रिस्क ही नहीं हुआ था, प्राइमरी में हमें रिस्क हुआ था बट डिसीज़ नहीं हुई थी। अगर सेकेंडरी की बात करें तो वहाँ पे हमें डिसीज़ हुई है लेकिन इनिशियल फेज़ है। लेकिन टर्शरी में हम बात करेंगे कि जो डिसीज़ है वो क्रॉनिक कंडीशन में है अपनी, मतलब वो लास्ट स्टेज में है। तो टर्सरी प्रिवेंशन हमारा क्या होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन द डिसीज़ प्रोसेस हैज़ एडवांस्ड बियॉन्ड इट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज से वो बियॉन्ड जा चुका है, वो एडवांस स्टेज में है, तो उसे हम टर्सरी प्रिवेंशन में कंसीडर करते हैं। डिफाइन एज द ऑल द मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी टू प्रमोट द पेशेंट एंड एडजस्टमेंट टू इरिमेडिएबल कंडीशन। मतलब अब उस कंडीशन में ही पेशेंट नहीं बचा है कि उसकी हम इम्पेयरमेंट को लिमिट कर पाएँ, उसकी डिसेबिलिटी को हम रिड्यूस कर पाएँ, मतलब उसे डिसेबिलिटी जो होनी थी वो हो चुकी है। तो ये होता है उसका टर्सरी प्रिवेंशन। अब टर्सरी प्रिवेंशन में भी हमारे पास 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, डिसेबिलिटी को लिमिटेड हम कर सकते हैं और पेशेंट को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। तो टर्सरी प्रिवेंशन क्या है कि पेशेंट जो है वो लास्ट कंडीशन में है, उसकी जो डिसीज़ उसको हुई थी उसकी, मतलब कि उसको जो भी डिसेबिलिटी होनी थी वो हो चुकी है। तो यहाँ पे हम 2 ही चीज़ों पे फोकस करेंगे, डिसेबिलिटी को लिमिटेड करें एंड रिहैबिलिटेशन करें। अब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशन की, कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन कैसे करेंगे। तो फर्स्टली हमें डिसीज़ हुई। अब डिसीज़ में क्या हुई, डिसीज़ आर ऑफ्टन नोन टू बी मेडिकल कंडीशन। इसको एक मेडिकल कंडीशन बोलते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। देन होता है हमारा इम्पेयरमेंट। अब जहाँ भी हमारी डिसीज़ हुई है वहाँ पे तो नॉर्मल फंक्शन होगी नहीं, तो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आएगी। अब एबनॉर्मेलिटी क्या आएगी, उसकी फिजियोलॉजिकल आ सकती है, साइकोलॉजिकल या एनाटॉमिकल आ सकती है, मतलब उसके स्ट्रक्चर में या फंक्शन में चेंजेस तो होंगे अगर डिसीज़ हुई है तो। अब डिसीज़ हुई है तो उसकी फंक्शन या स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। देन डिसेबिलिटी होगी। डिसेबिलिटी मतलब रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी, जो हमारी एबिलिटी थी, जो हमारी नॉर्मल परफॉर्म करने की किसी वर्क को एबिलिटी थी वो डिसेबल हो गई, तो उसी को हम डिसेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि हैंडीकैप, परमानेंट डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक परमानेंट डिसेबिलिटी है, मतलब इसके अंडर जो पर्सन है वो दोबारा से एबल नहीं हो सकता है। तो ये हमारी है डिसेबिलिटी लिमिटेशन की प्रोसेस, कि कोई भी डिसीज़ हुई तो जो डिसीज़ होगी उसके कुछ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होंगे। देन इम्पेयरमेंट मतलब जो हमारी नॉर्मल कंडीशन थी उससे कुछ चीज़ें लॉस हुई हैं, मतलब जैसे कि एबनॉर्मेलिटी आई है, वो फिजियोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या एनाटॉमिकल हो। डिसेबिलिटी क्या है, जो हमारी नॉर्मल एबिलिटी थी उसमें लैक आ गया है, डिसेबिलिटी जैसे हैंडीकैप। अब बात करें हम रिहैबिलिटेशन की, तो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेटिंग यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर फॉर ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। अब किसी को अगर डिसेबिलिटी हुई है तो हम उसे हर लेवल पे ट्रेंड करेंगे कि वो दोबारा से अपनी हाईएस्ट पॉसिबल जो एबिलिटी है उसे अचीव करे। रिहैबिलिटेशन का मतलब कि एज लाइक किसी को फ्रैक्चर हुआ था तो दोबारा हम उसे फिर से प्रैक्टिस करवाएंगे अपनी पूरी पोटेंशियल लगा के, कि जितनी उसकी हाई पॉसिबल लेवल है एबिलिटी की फिर से वॉक करने की वो कर पाए। तो ये हमारा होता है रिहैबिलिटेशन। अब इसमें क्या होता है कि रिक्वायर कॉर्पोरेशनल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग हमें रिहैबिलिटेट करना होता है पेशेंट को। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें किसी डिसीज़ में फिजिकल रिहैबिलिटेशन की ही नीड हो, कभी कभी हमें मेंटल रिहैबिलिटेशन की भी नीड होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन की भी। तो हमारे मेडिकल रिहैबिलिटेशन होते हैं, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन होते हैं, सोशल रिहैबिलिटेशन एंड साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। ये हमारे टाइप्स होते हैं। अब एक एक के बारे में हम स्टडी करेंगे कि मेडिकल क्या होता है। तो मेडिकल रिहैबिलिटेशन है कि हम रिस्टोरेशन कर रहे हैं बॉडी फंक्शन की, मतलब हमारी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी हुई है उसे हम रिस्टोर करें तो उसे हम मेडिकल रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन हमको बोल रहे हैं रिस्टोरेशन ऑफ कैपेसिटी टू अर्न
ए लाइवलीहुड, मतलब कि कोई पेशेंट है जो कि उसकी इनकम जिससे हो रही थी उसकी वजह से वो डिप्रेस होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ। तो कुछ दिन बाद हम उसे रिहैबिलिटेट करेंगे, उसकी कंडीशन को नॉर्मल करेंगे ताकि जो उसकी कैपेसिटी थी अर्न करने की वो दोबारा उसे रिस्टोर कर पाए। थर्ड हमारा होता है सोशल रिहैबिलिटेशन। अब सोशल रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, जैसे हम मेंटल पेशेंट्स को देखते हैं तो मेंटल पेशेंट भी कई टाइप्स के होते हैं। कुछ होते हैं जो टोटली सोशली विड्रॉल हो जाते हैं, मतलब सोसाइटी से उनका जो कनेक्शन होता है वो हट जाता है। तो सोशल रिहैबिलिटेशन में हम पेशेंट को उसकी फैमिली या सोसाइटी से दोबारा रिस्टोर करते हैं कि वो सोसाइटी एंड फैमिली से दोबारा सेम रिलेशनशिप में एंड सेम बिहेवियर में आ पाए। ये हमारा होता है सोशल रिहैबिलिटेशन। साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि पर्सनल डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस को हम रिस्टोर करते हैं, कि जो पेशेंट की कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल डिग्निटी हमारी डिस्टर्ब हुई थी या डिसेबल हुई थी उसको हम रिहैबिलिटेट करें, तो वो हमारी होती है किस टाइप की रिहैबिलिटेशन का टाइप, वो हमारे होता है। हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ रिहैबिलिटेशन। हमारे रिहैबिलिटेशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो जैसे कि हम स्कूल बना रहे हैं, इस्टेब्लिशिंग स्कूल फॉर ब्लाइंड्स, मतलब जो बच्चे अंधे हैं जो ब्लाइंड हैं उनके लिए हम स्कूल को इस्टेब्लिश करते हैं। एक्सरसाइज इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिनको न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड डिसऑर्डर है उनके लिए एक्सरसाइज। प्रोस्थेटिक रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट टूथ, जैसे कि किसी के अगर दाँत नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो हमने ये देखा है कि वो आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वो प्रोस्थेटिक चीज़ें होती हैं। रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इन लेप्रोसी, लेप्रोसी में हमने रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करें, तो ये सारे हमारे रिहेबिलिटेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। क्या क्या है, स्कूल फॉर ब्लाइंडनेस ये है हमारा, ठीक है। देन एक्सरसाइज फॉर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, प्रोस्थेटिक एंड रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। अब हमारे जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनके अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि हमारे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, द पर्पज ऑफ लिमिट द इंसिडेंस। यहाँ पे हमारा दिया है, देखिए, द पर्पज इज टू लिमिट द इंसिडेंस ऑफ डिसीज बाई कंट्रोलिंग कॉज एंड रिस्क फैक्टर। इसका मतलब है कि हमारा जो पर्पज है कि हम इंसिडेंस रेट को डिसीज के कंट्रोल कर पाए और उसके रिस्क को। तो ये किस के अंडर आएगा हमारा, मतलब कौन से, मतलब किस लेवल के प्रिवेंशन के अंडर, प्री मॉडल प्रिवेंशन के अंदर, प्राइमरी प्रिवेंशन के, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, डिसीज बाय कंट्रोलिंग कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, उसके कॉजेज को और रिस्क फैक्टर दोनों को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा प्राइमरी प्रिवेंशन का। अब आगे हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस। हमारा विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस जो प्रोग्राम है हमारा, वो किसका एग्जाम्पल है, प्री मॉडल प्रिवेंशन का, हेल्थ प्रमोशन का, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का, या फिर डिसेबिलिटी लिमिटेशन का। तो हमें पता है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस क्या है, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है। तो ये किसका एग्जाम्पल हमारा होगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का। प्री मॉडल में हम रिस्क को मॉडिफाई कर, रिस्क होने के पहले हेल्थ प्रमोशन में हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे थे, या पूरे जितने भी हमारे न्यूट्रिशन सपोर्ट होते हैं वो देते हैं। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में हम क्या कर रहे थे कि डिसेबिलिटी जो पेशेंट को हो चुकी है वो। बट विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, क्योंकि एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के लिए ये दी जा रही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्री मॉडल प्रिवेंशन इज डन इन द पॉपुलेशन। जो प्री मॉडल हमारी प्रिवेंशन है वो किस तरह के लोगों में की जाती है, तो विथ रिस्क फैक्टर, जिनमें रिस्क फैक्टर ऑलरेडी है, विदाउट रिस्क फैक्टर, जिनमें रिस्क फैक्टर नहीं है, होल पॉपुलेशन विथ लो प्रिवेलेंस, एंड पॉपुलेशन विद डिसीज। तो प्री मॉडल प्रिवेंशन क्या है, जिनमें रिस्क है, या जिनमें लो प्रिवेलेंस है डिसीज की, या जिनमें डिसीज है। तो हमें पता है कि ये हम उनमें कर रहे हैं जिनमें विदाउट रिस्क फैक्टर, जिनमें अभी रिस्क फैक्टर भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही होगा बी। होप आप सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, तो पैप स्मीयर टेस्ट, ये क्या है, ये एक डायग्नोसिस है। और डायग्नोसिस किस में आ रही थी, हमारी जो हमारी सेकंड लेवल की प्रिवेंशन थी। देन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये दोनों ही हमारी हेडिंग्स थी जो हमें याद है
कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में थी। देन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी एक तरह की डायग्नोसिस है, तो ये भी हमारी सेकेंडरी प्रिवेंशन है। एंड मैरिज काउंसलिंग हम एज ए प्राइमरी प्रिवेंशन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हेल्थ वाला आया था, हेल्थ प्रमोशन, उसमें हम मैरिज काउंसलिंग को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी, डी। डी क्यों सही होगा? क्योंकि जितने बाकी के तीनों ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे क्या हैं? ये तीनों ही हमारे सेकेंडरी प्रिवेंशन के हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम डायग्नोस करते हैं, और ये तीनों ही हमारे सेकेंडरी प्रिवेंशन के हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयरन एंड फॉलिक एसिड। आयरन एंड फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स को हम किस प्रोटेक्शन के अंदर कवर करेंगे? हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, प्राइमरी प्रिवेंशन या सेकेंडरी प्रिवेंशन? तो हेल्थ प्रोटेक्शन क्या है? हेल्थ प्रमोशन क्या था? ऑल ओवर हेल्थ को हम प्रमोट कर रहे हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को, उसको पर्टिकुलर डिसीज को एम कर रहे हैं। तो आयरन फॉलिक एसिड ये क्या है? एक पर्टिकुलर डिसीज को एम कर रहा है, तो मतलब ये हमारी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। प्राइमरी प्रिवेंशन में तो दो चीज़ें आती हैं, हेल्थ एंड स्पेसिफिक, ये दोनों ही दी हैं। सेकेंड की हमारी कोई ऑप्शन नहीं है कि इसमें, क्योंकि इसमें हम डायग्नोस करते हैं एंड ट्रीट करते हैं। इसमें हमारी डायग्नोसिस होती है एंड ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें हमारी डायग्नोसिस होगी एंड ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, इस वाले में। एंड प्राइमरी में हमारी ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो हमारा सही कौन सा ऑप्शन है इसमें? सी ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन सही है। अब हम बात करेंगे अम्नियोसिंथेसिस की, कि अमीनोसिंथेसिस जो है ये अर्ली प्रेगनेंसी फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर इज ए काइंड ऑफ, किस टाइप की प्रिवेंशन लेवल में आती है? प्री मॉडल प्रिवेंशन में, प्राइमरी प्रिवेंशन में, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, टर्सरी प्रिवेंशन में? तो हमें पता है कि किसी भी तरह की जो डायग्नोसिस हम कंसीडर करते हैं, उसे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में ही कंसीडर करते हैं। तो ये हम टिक कर सकते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन पे। होप आपको क्लियर है। अम्नियोसिंथेसिस एक तरह की डायग्नोसिस है, और डायग्नोसिस को हम कहाँ कर रहे हैं? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। हमें ये नहीं मतलब है कि डिसीज हुई है या नहीं, हम एक डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन का ही एग्जाम्पल होगा। अब हम आगे की बात करते हैं स्क्रीनिंग इसे। स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग इज अ टाइप ऑफ प्रीमोडियल प्रिवेंशन है, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी। तो स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग मतलब होता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस किस तरह की प्रिवेंशन है, किस लेवल का? डायग्नोसिस हमारा सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है। जितने भी डायग्नोसिस आते हैं वो हमारे सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है आयोनाइज्ड सॉल्ट इन आयोडीन डिफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या नन ऑफ एवर? हमारा जो एर्थ क्वेश्चन है, इसमें हम आयोनाइज्ड सॉल्ट दे रहे हैं कि आयोडीन के डिफिशिएंसी को हम कंट्रोल कर पाएँ। तो ये हमारा किस तरह का प्रिवेंशन है? प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, टर्सरी है या नन ऑफ द अबव है? तो ये हमारा एक प्राइमरी प्रिवेंशन है, क्योंकि यहाँ पे हम जो हमारी आयोडीन डिफिशिएंसी, हमारी जो डिसीज़ होती है जैसे कि ग्वार्डिया, तो उसको हम कंट्रोल करें। तो ये हमारा कहाँ आ रहा था? प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारा आ रहा था, जिसमें हम स्पेसिफिक प्रिवेंशन में इसको कंसीडर कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। तो ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी में डायग्नोसिस करते हैं, टर्सरी में हम रिहेबिलिटेट करते हैं। तो बचा हमारे पास कौन सा? प्राइमरी प्रिवेंशन। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है, एक पेशेंट है, ए पेशेंट प्रेस्क्राइब क्लचेस फॉर रेसिडुअल पैरालिसिस इन पोलियोमाइलिटिस इज ए टाइप ऑफ। एक पेशेंट है, उसको प्रेस्क्राइब की गई है क्लचेस यूज़ करने को, उसको पोलियोमाइलिटिस हुई थी और पैरालिसिस थी। तो वो किस तरह की प्रिवेंशन में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में, प्रीमोडियल प्रिवेंशन में, डिसेबिलिटी लिमिटेशन में या रिहेबिलिटेशन में? तो जैसे कि हमें पता है कि जो कि उसको क्लचेस दिए हैं, तो क्लचेस एक तरह का रिहेबिलिटेशन है। हमने अभी इसके एग्जांपल्स में भी पढ़ा है कि जो हमारी आर्टिफिशियल चीज़ें आ रही हैं, वो सारी हमारी रिहेबिलिटेशन में यूज़ की जाती हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग ए रेगुलर एक्सरसाइज इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एक रेगुलर एक्सरसाइज हमारा किस टाइप के प्रिवेंशन में आएगा? प्री मॉडल प्रिवेंशन में, प्राइमरी प्रिवेंशन में, सेकेंडरी और टर्सरी? तो हम सभी को पता है कि अगर रिस्क हम, मतलब जैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो हमारा किस टाइप का प्री मॉडल प्रिवेंशन होगा? वो हमारा प्री मॉडल प्रिवेंशन होगा ना, क्योंकि प्राइमरी प्रिवेंशन में हम रिस्क को, हम
प्री मॉडल में हम देखते हैं कि किसी भी रिस्क को या हम हैबिट्स को वहाँ पे नहीं वो करते हैं, उसमें हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने प्रमोट करते हैं, तो वो हमारा प्री मॉडल होता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज किसका एग्जाम्पल है? प्री मॉडल प्रिवेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी प्रिवेंशन, कौन सा प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है? तो प्राइमरी प्रिवेंशन में रेडिएशन प्रोटेक्शन आता है, कैंसर, हम ऑप्शंस हमारे पास है रेडिएशन प्रोटेक्शन, कैंसर एजुकेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, कंट्रोल ऑफ टोबैको। तो इसमें से जो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन है, बाकी सब तो हम मान सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन है क्योंकि कंट्रोल ऑफ टोबैको ये भी हमारे प्रोग्राम के अंडर आते हैं, रेडिएशन और प्रोटेक्शन। पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है ये एक तरह का डायग्नोसिस है जो कि हमारा सेकेंडरी प्रोटेक्शन में आएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, जो प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आएगा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। आगे अगर हम बात करें प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी इज, ओबेसिटी की प्राइमरी प्रिवेंशन हमारे लिए क्या हो सकती है? हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, लो फाइबर डाइट, हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट। तो हम सभी को पता है कि जो हमारा एक ओबेसिटी होती है उसमें हम और कोलेस्ट्रॉल तो ले नहीं सकते हैं, फाइबर को हम नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, प्रोटीन को भी हम और इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो हम हाई फाइबर डाइट लेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। बात करेंगे हम 13 क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन हमारा क्या है? टारगेट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का टारगेट क्या होता है? हेल्दी इंडिविजुअल, पेशेंट, एनिमल या चिल्ड्रन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस एंड क्योर। तो डायग्नोसिस और क्योर हम किन को करेंगे? हेल्दी इंडिविजुअल को तो हम करेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी सही हो जाता है, पेशेंट। जो पेशेंट होते हैं उन पे सेकेंडरी प्रिवेंशन जो होता है वो टारगेट किया जाता है, जो कि हमने स्लाइड में भी बात की है अगर हम देखें तो। अब अगर हम आगे बात करें 14th क्वेश्चन की, तो पैप स्मीयर आ जाता है हमारा स्क्रीनिंग। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो पैप स्मीयर एक डायग्नोसिस है, और डायग्नोसिस किसका एग्जाम्पल होता है? हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन का। इम्यूनाइजेशन आ जाता है देन हमारा 15 क्वेश्चन में। इम्यूनाइजेशन किस तरह का है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, या फिर डिसेबल लिमिटेशन है? तो हमें पता है कि इम्यूनाइजेशन हमने कहाँ पढ़ा है? प्राइमरी प्रिवेंशन में। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने दो चीज़ें थी, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम पर्टिकुलर डिसीज़ को कंट्रोल कर रहे थे, तो इम्यूनाइजेशन पर्टिकुलर डिसीज़ को ही कंट्रोल करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। ये क्या होता है इम्यूनाइजेशन? ये किसी स्पेसिफिक डिसीज़ को कंट्रोल करता है, स्पेसिफिक डिसीज़, है ना? ये स्पेसिफिक डिसीज़ को कंट्रोल करता है। तो इम्यूनाइजेशन किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमारा हेल्थ प्रोटेक्शन होता है, हेल्थ प्रमोशन होता है, हेल्थ प्रमोशन, एंड दूसरा हमारा होता है क्या? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये दोनों हमारे आते हैं किसके अंदर? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। तो इसलिए हमारा ये सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, है ना? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? स्क्रीनिंग ऑफ द डिसीज विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन। किसी डिसीज की स्क्रीनिंग किस टाइप की प्रिवेंशन है? तो स्क्रीनिंग हमें पता है सेकेंडरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपने अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन हमारा हो जाता है। अब अगर हम बात करें टारगेट ग्रुप इन सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी ग्रुप में ऐसे कौन से लोग होते हैं जो कि टारगेट पे होते हैं? तो हेल्दी इंडिविजुअल को हम सेकेंडरी में लेंगे। वह हेल्दी अपीयरिंग इंडिविजुअल, मतलब जो हेल्दी दिख रहे हैं बट है नहीं। पेशेंट विद एडवांस स्टेज ऑफ डिसीज, ऐसे लोग जिनमें एडवांस स्टेज मतलब जो क्रॉनिक स्टेज में है। एंड पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम डिसीज, ऐसे लोग जो कि डिसीज से रिकवर हो रहे हैं। तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है क्योंकि हेल्दी दिख रहे हैं वो लोग, हेल्दी नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में कंसिडर करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन दैट इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ऐसा कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जिसमें हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं? तो वो है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेबिलिटी लिमिटेशन इन विच मोड ऑफ प्रिवेंशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन किस मोड ऑफ प्रिवेंशन में आती है? तो डिसेबिलिटी जो है हमारी वो हम लास्ट वाले में कर रहे थे, टर्सरी प्रिवेंशन में। तो इसका ऑप्शन डी सही है। प्री मॉडल प्रिवेंशन मीन्स, प्री मॉडल प्रिवेंशन का क्या मतलब होता है? तो प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन नहीं, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन नहीं, प्रिवेंशन ऑफ एमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, हाँ ये मैंने हाईलाइट भी किया था स्टार्टिंग में कि प्रिवेंशन ऑफ एमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर को ही हम प्रिवेंट कर रहे थे।
तो वो हमारा हो जा रहा था इसमें प्रिवेंशन, वो हो जा रहा था प्राइमरी प्रिवेंशन का, है ना। तो इसमें हमारे कौन से ऑप्शन आएंगे? ऑप्शन नंबर सी। तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे स्टार्टिंग के टॉपिक से ही करवाए हैं। अब वीडियो में आगे देख सकते हैं कि सारे टॉपिक्स मैंने पहले कवर किए हैं, फिर मैंने इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवाए हैं। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।